गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। शुरुआत करते हैं नए टॉपिक के साथ, और आज का जो दूसरा और नया टॉपिक है उसका टाइटल क्या है? जनसांख्यिकीय जनसांख्यिकीय लाभांश, डेमोग्राफिक डिविडेंड में सुधार 3E। ये 3E क्या है? एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट और एम्प्लॉयबिलिटी, यानी कि शिक्षा, रोजगार और रोजगारशीलता। ये टॉपिक क्यों जरूरी है? क्योंकि डेमोग्राफिक
डिविडेंड भारत में पिछले कुछ वर्षों से काफी चर्चा में बना हुआ है, आने वाले कुछ वर्षों तक भी बना रहेगा। क्यों बना रहेगा? क्योंकि भारत अभी डेमोग्राफिक डिविडेंड या जनसांख्य के लाभांश की स्थिति में है। हाल फिलहाल में स्पेसिफिकली ये टॉपिक और क्यों चर्चा में आ गया? क्योंकि वर्ल्ड बैंक की एक रिपोर्ट आई है। रिपोर्ट का टाइटल लिखिए। रिपोर्ट का टाइटल है साउथ एशिया डेवलपमेंट अपडेट, साउथ एशिया विकास अद्यतन। साउथ एशिया, दक्षिणी एशिया डेवलपमेंट अपडेट, विकास अद्यतन, जॉब फॉर रेजिलियंस। या रोजगार लचीलापन। ये वर्ल्ड बैंक की एक रिपोर्ट है। इस रिपोर्ट की जो फाइंडिंग है या इस रिपोर्ट में जिन चीजों पर प्रकाश डाला गया, उसके बाद डेमोग्राफिक डिविडेंड पर चर्चा हमारे लिए जरूरी हो गई। क्यों? देखिए, ये रिपोर्ट सिंपली क्या कहती है, सिर्फ भारत की बात नहीं करती। रिपोर्ट वैश्विक संदर्भ में चर्चा करती है और चर्चा में मुख्य बल दिया गया है किस पर? दक्षिणी एशिया पर। अगर आपको दक्षिणी एशिया के कुछ राष्ट्रों का नाम बताना हो तो? ठीक है, भारतीय उपमहाद्वीप के राष्ट्र, मोटा मोटा दक्षिणी एशिया के राष्ट्रों का आपको आइडिया है। ठीक है, अब ये रिपोर्ट दक्षिणी एशिया पर मुख्य बल देती है। सबसे पहले तो रिपोर्ट ये कहती है कि देखिए, वैश्विक स्तर पर ग्रोथ रेट उतनी अच्छी नहीं है जितनी अच्छी ग्रोथ रेट या समृद्धि दर हमें कहां देखने को मिल रही है? दक्षिणी एशिया। वैश्विक स्तर पर आप देखोगे, आपको भी आइडिया होना चाहिए, एवरेज ग्रोथ रेट कितनी चल रही है अभी? 3 से 4% के आसपास। और इस ग्रोथ रेट के पीछे प्रमुख कारण किसे बताया जाता है? प्रतिबंधात्मक मौद्रिक नीति। प्रतिबंधात्मक मौद्रिक नीति क्या होती है? मौद्रिक नीति क्या होती है? मॉनेटरी पॉलिसी, जिसके माध्यम से केंद्रीय बैंक अर्थव्यवस्था में मुद्रा या तरलता की आपूर्ति को प्रबंधित करता है। जैसे अगर मैं भारत का एग्जाम्पल दूं तो हमारे यहाँ आरबीआई और अभी प्रमुख निर्णय ले रही है मौद्रिक नीति कमेटी, है ना? तो क्या निर्णय लिया जाता है कि कब किस दर को बढ़ाना है या घटाना है। अब अगर दर बढ़ जाए तो क्या होगा? अर्थव्यवस्था में तरलता कम हो जाती है, और दर घट जाए तो तरलता बढ़ जाएगी। अब प्रतिबंधात्मक मौद्रिक नीति का अर्थ क्या हुआ? हाँ नहीं, प्रतिबंध वो है, हमने इन्फ्लेशन टारगेटिंग की हुई है। जैसे आप बता रहे हैं वो है मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण। देखिए, सिंपली जो है प्रतिबंधात्मक मौद्रिक नीति होती है कि आपने दरों को थोड़ा ऊपर रखा हुआ है ताकि इन्फ्लेशन इत्यादि को आप अर्थव्यवस्था में कंट्रोल कर पाए। और जब आपके यहाँ इंटरेस्ट रेट ऊपर होती हैं तो सामान्यतः क्या माना जाता है? विकास कम होगा, क्योंकि अर्थव्यवस्था में धन की आपूर्ति बाधित हो जाती है, मांग प्रभावित हो जाती है, निवेश प्रभावित हो जाता है। क्योंकि जब आपके यहाँ इंटरेस्ट रेट ज्यादा है, सिंपल सी बात है, तो क्या लोग उधार लेंगे? ना तो उधार लेकर मांग सृजित करेंगे और ना ही निवेशक उधार लेना चाहेंगे। तो इससे विकास या समृद्धि दर तुलनात्मक रूप से कम हो जाती है। तो आप देखोगे बार बार यही तो टसल हमारे यहाँ भी चलती रहती है कि सरकार कहती है कि हमें ग्रोथ को बढ़ाना है, आरबीआई कहता है कि इन्फ्लेशन को टारगेट करना है। तो आरबीआई इन्फ्लेशन को टारगेट करते हुए दर बढ़ा देता है और सरकार कहती है कि उससे हमारी ग्रोथ प्रभावित हो रही है। तो मोटा मोटा ये जानकारी समझने के लिए थी, जो बात समझने की थी वो ये है कि इस रिपोर्ट में कहा गया है कि संपूर्ण विश्व के संदर्भ में हमें ग्रोथ रेट कम देखने को मिल रहे हैं। किसकी तुलना में? दक्षिणी एशिया। ये रिपोर्ट कहती है कि दक्षिणी एशिया अभी भी और आने वाले वर्ष में भी 6% या 6.1% के आसपास की दर से आगे बढ़ेगा, और ये दर वैश्विक दर से लगभग दोगुनी के बराबर है। ये रिपोर्ट हमारे लिए और अच्छी क्यों है? क्योंकि इस रिपोर्ट में क्लियरली वर्ल्ड बैंक ने कहा है कि दक्षिण एशिया में ग्रोथ रेट के लीडर की जो भूमिका निभा रहा है वो कौन है? भारत है। भारतीय अर्थव्यवस्था तेजी से आगे बढ़ रही है, ग्रोथ रेट अच्छी, और आने वाले कुछ समय में भी अच्छी ग्रोथ रेट बनी रहेगी। क्या है भारत में ग्रोथ रेट? लगभग
7% के आसपास चल रही है ना। इसी तरह के अनुमान हमारे यहाँ आते रहते हैं। तो ये सारी बातें बताई गई है वर्ल्ड बैंक के द्वारा इस रिपोर्ट में। लेकिन वर्ल्ड बैंक ने कुछ चिंताएं भी जताई हैं। चिंताएं क्या है कि एक तो ये जो दक्षिणी एशिया की उभरती हुई अर्थव्यवस्थाएं हैं, जो अमर्जिंग इकोनॉमीज कहा जाता है ना, उनके संदर्भ में हमें ये देखने को मिल रहा है कि इनकी जो मुद्रा है या इनकी जो करेंसी है, इसकी वैल्यू तेजी से कम हो रही है और इसे आर्थिक शब्दावली में कहा जाता है करेंसी डेप्रिशिएट कर रही है, यानी वैश्विक करेंसी। और यहां अगर मैं उदाहरण के तौर पर डॉलर की बात करूं तो डॉलर के सापेक्ष हमारी मुद्रा की वैल्यू गिर रही है, कम हो रही है। एक तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। दूसरा, इन राष्ट्रों में बीओपी संकट जो थोड़ी देर पहले मैंने समझाया था वो भी देखने को मिल रहा है। बीओपी भुगतान संतुलन क्या दिखाता है कि शेष विश्व के साथ आपका किस तरह का लेन देन चल रहा है, आपके चालू खाते के संदर्भ में और आपके पूंजी खाते के संदर्भ में। अगर आप कि यहां से विदेशी मुद्रा कम हो रही है तो इसका मतलब आप क्या ज्यादा कर रहे हैं, अलग अलग मामलों में मुद्रा आपके यहां से बाहर जा रही है या आप आयात अधिक कर रहे हैं। तो मोटा मोटा हम ये देखते हैं कि इन राष्ट्रों में घाटे की स्थिति है ना। बैलेंस ऑफ पेमेंट के संदर्भ में हम देख रहे हैं कि जितना जो है हम आयात करते हैं वो अधिक है किसकी तुलना में, निर्यात की तुलना में। अब भारत के संदर्भ में भी देख लो और मोटा मोटा यही बात सारे दक्षिणी एशिया के राष्ट्रों के संदर्भ में भी लागू होती है। इसके अलावा ये रिपोर्ट ये भी कह रही है आने वाले समय में जलवायु संकट भी है, अभी भी है और आने वाले समय में भी है, क्योंकि दक्षिणी एशिया की जो राष्ट्र हैं वो जलवायु के पॉइंट ऑफ व्यू से सुभेद्य राष्ट्र है। क्यों? क्योंकि इनकी अवस्थिति कुछ इस प्रकार की है कि अगर किसी भी तरह का जलवायु बदलाव होता है तो ये इससे सबसे ज्यादा प्रभावित होंगे। साथ ही इन राष्ट्रों में डेट, उधार या ऋण का भार भी बढ़ता जा रहा है। ये कुछ चिंताएं बताई गई हैं कि मुद्रा डेप्रिशिएट कर रही है, बैलेंस ऑफ पेमेंट मतलब आप जो है उसमें सकारात्मक स्थिति में नहीं है, जलवायु संकट आपके लिए बड़ा है, आपकी उधार बढ़ती जा रही है। और साथ ही जो प्रमुख बात जो हमारे टॉपिक से जुड़ी हुई है वो क्या है कि आपके यहाँ रोजगार दर है ना वो प्रभावी नहीं है, रोजगार में वृद्धि नहीं हो रही जितनी होनी चाहिए। रोजगार में वृद्धि मतलब साल दर साल रोजगार के अगर नए अवसर आ रहे हैं तो मतलब आपकी यहाँ रोजगार वृद्धि दर है, और अगर जितने अवसर आने चाहिए, नए रोजगार सृजित होने चाहिए, नहीं हो रहे तो आपके यहाँ रोजगार की दर नहीं है। एम्प्लॉयमेंट रेशियो कम है। एम्प्लॉयमेंट रेट क्या होता है 15 एंड अबाव पॉपुलेशन में जब हम ये देखते हैं कि कितने लोग रोजगार में है तो वो क्या दिखाता है आपका एम्प्लॉयमेंट रेशियो। तो आपके यहाँ जो रोजगार का अनुपात है वो भी कम है और आने वाले समय में भी ये कम बना रह सकता है। तो ये दक्षिणी एशिया और उसमें भी अगर हम बात करें तो भारत के संदर्भ में विशेष चर्चा है, और यही चर्चा कहां से जुड़ जाती है, हमारे टॉपिक से जुड़ जाती है। तो प्रमुख जो बातें हैं कि ठीक है भारत और दक्षिणी एशिया के राष्ट्र विकास के क्रम में सही आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन कुछ चिंताएं हैं। मुद्रा की जो वैल्यू है वो कम हो रही है, बीओपी संकट है, ऋण का भार बढ़ता जा रहा है, लेकिन प्रमुख जो कंसर्न है वो क्या है, रोजगार में जितनी वृद्धि होनी चाहिए उतनी नहीं हो रही। एम्प्लॉयमेंट जो रेशियो है वो कम बना हुआ है, और मोटा मोटा जिसे हम कहते हैं रोजगार विहीन समृद्धि, कहीं ना कहीं ये प्रवृत्ति देखने को मिल रही है। और अगर ये प्रवृत्ति बनी रहती है तो भारत जैसे ये राष्ट्र जो है वो किसका लाभ नहीं उठा पाएगा, जनसांख्यिकी लाभांश का लाभ नहीं उठा पाएगा। अब अगला बड़ा ये प्रश्न बनता है कि जनसांख्यिकी लाभांश या डेमोग्राफिक डिविडेंड किसे कहते हैं, जिसे हम जनसांख्यिकी लाभांश कहते हैं। देखिए कुछ समय पहले भी हमने दूसरे टॉपिक के साथ देखा था कि की टर्म्स का अर्थ, कि वाक्यांशों का अर्थ सही से पता हो ये बहुत जरूरी है। तो क्या मुझे कोई बताना चाहेगा कि डेमोग्राफिक डिविडेंड या जनसांख्यिकी लाभांश है क्या, क्योंकि टर्म काफी प्रचलित है ना, काफी सरल तरह की भी है तो आपको पता होना चाहिए। जी ओके कुछ हद तक सही है कि युवा आबादी
कि आपने बात की, ठीक है, मतलब काफी जो है लिबरल तरह की परिभाषा है। लिबरल इन द सेंस कि आपको थोड़ा सा दायरे निर्धारित करने पड़ेंगे ना कि एग्जैक्टली आप किसे कहेंगे। डेमोग्राफिक डिविडेंड, ठीक है। कार्यशील जनसंख्या में वृद्धि, बहुत अच्छा। देखिए सिंपली आप कार्यशील जनसंख्या में वृद्धि तो अंतिम कैलकुलेशन होती है। मोटा मोटा डेमोग्राफिक डिविडेंड का मतलब है कि आपकी जो अर्थव्यवस्था है उसमें आर्थिक विकास की संभावनाएं नजर आ रही हैं। और आर्थिक विकास की संभावनाएं क्यों नजर आ रही हैं? क्योंकि आपकी जनसंख्या की आयु संरचना में कुछ ऐसा बदलाव हो रहा है जिससे आर्थिक विकास की संभावनाएं पैदा हो रही हैं। तो अगर इसको आपको बताना हो, देखिए आपकी जो जनसंख्या है या जनसांख्यिकी की अगर हम बात करें तो उसकी आयु संरचना में कुछ इस प्रकार का बदलाव देखने को मिल रहा है जिससे आर्थिक विकास की संभावनाएं प्रबल होती हैं। और इसी को हम क्या कहते हैं? डेमोग्राफिक डिविडेंड। क्योंकि देखो डेमोग्राफिक डिविडेंड में दो टर्म है, एक है डेमोग्राफिक और दूसरा है डिविडेंड। तो मतलब आपकी जो डेमोग्राफी है उसमें कुछ इस प्रकार का बदलाव आ रहा है जो आपको डिविडेंड दे सकता है। यही दोनों बातें मैंने बताई, कुछ नहीं। डेमोग्राफी मतलब आपकी जो जनसंख्या की या जनसांख्यिकी आंकड़े हैं उनमें आयु संरचना संबंधी, ध्यान रखना एज, आयु संरचना संबंधी कुछ इस तरह के बदलाव आ रहे हैं जो आपको आर्थिक विकास के अवसर दे सकते हैं। इसी को हम क्या कहेंगे? डेमोग्राफिक डिविडेंड। और अब आयु संरचना में बदलाव बिल्कुल वही है जो आपने बताई। यानी आप देखोगे अगर किसी भी राष्ट्र की जो जनसंख्या है उसकी आयु संरचना की बात करें और हम देखें कि अगर उसमें 15 से 64 है ना, 15 to 64 आयु समूह के लोगों का प्रतिशत इससे कम, यानी 0 से 14 और इधर 65 से ऊपर, है ना, इन दो आयु समूह की तुलना में अगर आपकी जनसंख्या में इस आयु समूह के लोगों का प्रतिशत अधिक है तो हम कहेंगे कि आप किसमें है? जनसांख्यिकी लाभांश की स्थिति में है। समझ आया कि हम मोटा मोटा देख लेते हैं कि कार्यशील जनसंख्या बिल्कुल वो सही है, लेकिन अगर आपको प्रभावी ढंग से परिभाषा लिखनी और समझना है तो कुछ नहीं करना, डेमोग्राफिक प्लस डिविडेंड। यानी डेमोग्राफी या जनसांख्यिकी के मामले में कुछ ऐसा बदलाव हो रहा है जिससे आर्थिक विकास की या आर्थिक लाभ उठाने की संभावना बन रही है, उसे हम क्या कहेंगे? डेमोग्राफिक डिविडेंड। अर्थात अगर आपकी जनसंख्या में 15 से 64 तक के आयु वर्ग के लोगों का प्रतिशत इससे कम या इससे अधिक, या आप कह सकते हैं निर्भर जनसंख्या, ये जो दो आयु वर्ग के लोग हैं इनको क्या कहा जाता है? निर्भर जनसंख्या है, आश्रित जनसंख्या। तो इनकी तुलना में अगर आर्थिक रूप से जो कार्यशील जनसंख्या है उसका प्रतिशत बढ़ रहा है तो हम क्या कहेंगे? कि आप जनसांख्यिकी लाभांश की स्थिति में है। क्लियर है? एक चीज और, आपने कई स्थान पर ये जो एज ग्रुप है ये 15 to 59 भी देखा होगा। ये अंतर क्यों आता है वो मैं बताती हूँ। सामान्यतः विकासशील राष्ट्र, और भारत भी एक विकासशील राष्ट्र है, वो इस आयु समूह के बीच की जो जनसंख्या है उसे क्या मानते हैं? इकोनॉमिकली एक्टिव या आर्थिक रूप से कार्यशील। क्यों? क्योंकि भारत जैसे जो विकासशील राष्ट्र है उनमें जीवन प्रत्याशा उतनी नहीं है जितनी कहाँ है? यूरोपियन और विकसित राष्ट्र या अमेरिका जैसे राष्ट्र में। तो जहां जीवन प्रत्याशा अधिक है वहां पर कार्यशील आयु समूह की अवधि भी थोड़ी विस्तारित है। ये अवधि है 15 से 64 वर्ष, और जो विकासशील राष्ट्र हैं उनमें सामान्यतः ये अवधि ली जाती है 15 से 59 तक। लेकिन आप देखोगे कि भारत में भी अलग अलग रिपोर्ट जो आ रही हैं या भारत के संदर्भ में जो वैश्विक रिपोर्ट आती हैं वो अलग अलग एज ग्रुप को लेती हैं। इसलिए आप देखोगे एक रिपोर्ट कह रही है कि अभी हमारी जो है जनसंख्या में कार्यशील जनसंख्या का प्रतिशत 60% से ज्यादा है। कोई दूसरी रिपोर्ट कह रही है कि 2041 में कहीं जाकर 59% होगा। कोई रिपोर्ट कुछ और कह रही है। ये अलग अलग कहानियां क्यों है? रिपोर्ट सारी ठीक है, कहानियां अलग अलग हमें इसलिए लगती हैं क्योंकि हम ये ध्यान नहीं देते कि किस रिपोर्ट में किस आयु समूह को संदर्भित किया गया है। जब आयु समूह बदल जाएगा तो आंकड़े भी बदल जाएंगे।
तो कंफ्यूज नहीं होना है कि अलग अलग प्रकार के आंकड़े क्यों देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि डेमोग्राफिक डिविडेंड के मामले में तो आपको आंकड़ों में इतना अंतराल देखने को मिलेगा कि शायद ही आपने कहीं देखा होगा। उसका एक ही कारण है, अलग अलग रिपोर्ट अलग अलग आयु समूह को संदर्भित करती हैं, इसलिए आंकड़ों में बदलाव होता है। इसलिए आपको सुझाव दिया जाएगा कि जब भी आप जनसांख्यिकी लाभांश से जुड़े हुए कोई आंकड़ा कोट करें तो रिपोर्ट कौन सी है प्लस संदर्भ आयु समूह क्या है उसे जरूर संक्षिप्त में मेंशन कर दें ताकि क्लियर रहे, है ना, अन्यथा आंकड़ों में भारी बदलाव हो सकता है। तो अभी तक जो चर्चा हमने की मैं उसे एक बार संक्षिप्त करना चाहूंगी। अभी तक हमने चर्चा में क्या देखा कि देखिए डेमोग्राफिक डिविडेंड टॉपिक तो अपने आप में ही जरूरी है, लेकिन हाल फिलहाल में वर्ल्ड बैंक की एक रिपोर्ट आई है दक्षिणी एशिया विकास अपडेशन, जिसके चलते ये टॉपिक फिर से चर्चा में आ गया है। इस रिपोर्ट में दक्षिणी एशिया और हम उसमें भी अगर भारत की बात करें तो काफी सारी चीजें अच्छी हैं कि संवृद्धि दर अच्छी है ना, तेजी से ये राष्ट्र आगे बढ़ रही हैं, लेकिन कुछ चिंताएं भी हैं। चिंताओं में जहां मुद्रा का जो है डेप्रिसिएशन होना, भुगतान संतुलन का संकट, जलवायु संकट है, बढ़ता ऋण भार है, वहीं पर हम ये देख रहे हैं कि इन राष्ट्रों में रोजगार जितना तेजी से बढ़ना चाहिए, रोजगार वृद्धि दर जितनी तेज होनी चाहिए उतनी नहीं है। रोजगार रेशियो जो है वो भी निम्न बना हुआ है। और चूंकि भारत की अगर हम यहाँ पर विशेष बात करें तो भारत की स्थिति में है डेमोग्राफिक डिविडेंड की स्थिति में है, यानी कि आयु संरचना में हमारे यहाँ ऐसा बदलाव हो रहा है जिसमें आर्थिक संभावनाएं पैदा हो रही हैं, या मैं कहूं जो इकोनॉमिकली एक्टिव पॉपुलेशन है यानी 15 से 64 वर्ष का आयु समूह है उसका प्रतिशत हमारी जनसंख्या में बढ़ रहा है। तो बढ़ते हुए इकोनॉमिकली एक्टिव पॉपुलेशन का लाभ हम कब ले पाएंगे? पॉपुलेशन इकोनॉमिकली एक्टिव कब होगी? जब हम उन्हें आर्थिक गतिविधियों में लगा पाएंगे, सम्मिलित कर पाएंगे। और आर्थिक गतिविधियों में हम उनको कब लगा पाएंगे? जब हम उन्हें रोजगार दे पाएंगे। तो अगर हमारे यहाँ रोजगार वृद्धि दर सही नहीं है और सिर्फ हम डेमोग्राफिक डिविडेंड की स्थिति में है, तो क्या ये डेमोग्राफिक डिविडेंड हमारे लिए डिजास्टर नहीं बन जाएगा? है ना। तो अगर इसे रोकना है तो भारत को रोजगार बढ़ाना पड़ेगा, लोगों में रोजगारशीलता बढ़ानी पड़ेगी और शिक्षा के स्तर पर भी काम करना पड़ेगा। तो ये है इस पूरे टॉपिक की समझ या पृष्ठभूमि। अब अगर हम डेमोग्राफिक डिविडेंड या जनसांख्यिकी के लाभांश की बात कर रहे हैं तो कुछ आंकड़ों को लेकर स्पष्टता होना सबसे ज्यादा जरूरी है। तो कुछ आंकड़े आप लोग नोट कर लेना, मैं समझाने के लिए आपको बताती हूँ। देखिए SBI का एक रिसर्च आता है और इस रिसर्च में काफी अच्छे आंकड़े दिए गए हैं। सबसे पहले तो नाम लिख लीजिए SBI सर्वे, और संदर्भ आयु समूह क्या है? 15 to 59। SBI रिसर्च संदर्भित आयु समूह 15 to 59। देखिए मोटा मोटा ये रिसर्च क्या कहता है कि 1971 से भारत में जनसंख्या में आयु संरचना को लेकर जो ट्रेंड या प्रवृत्तियां हैं वो बदल रही हैं। 1971 से ही आप देखोगे कि धीरे धीरे हमारी जनसंख्या में जो इकोनॉमिकली एक्टिव पॉपुलेशन है या फिर इस एज ग्रुप की जो पॉपुलेशन है उसका प्रतिशत बढ़ना शुरू हो गया था। 1991 में हम देखते हैं, मेजर ईयर है 1991 में, जहां इसका प्रतिशत कितना था? 55% के आसपास था। अब लगभग बढ़कर कितना हो गया है? 2021 तक ये प्रतिशत बढ़कर कितना हो गया है? 60। और अनुमान है कि 2030 तक ये बढ़कर कितना हो जाएगा? 65% के आसपास। अब आप देखना संदर्भ आयु संदर्भ जरूर देखना यहाँ पर, है ना। तो मोटा मोटा ये तो हमें समझ में आ रहा है कि 1970 के बाद से ही ये ट्रेंड शुरू हो गया था। बट प्रमुख अगर आप बात करें तो हर एक साल ना याद रखकर एक थोड़ा अब के आसपास का आइडिया और एक 1991 के आसपास का आइडिया रख सकते हैं कि तब जहां 55% के आसपास था, है ना, 15 से 59 के बीच आयु समूह वाले लोगों का प्रतिशत अब बढ़कर लगभग 60% के आसपास हो गया और 2030 तक लगभग 65% हो जाएगा। दूसरा 0 से 14 इस आयु वर्ग के संदर्भ में क्या समझ में आ रहा है कि धीरे धीरे इनका प्रतिशत गिरता जा रहा है। आप देखोगे 2011 में अनुमान है कि इनका प्रतिशत 30 से 31 था,
कुल जनसंख्या में इस आयु समूह के लोगों का प्रतिशत लगभग 30 से 31 था। अब अनुमान है कि ये घटकर 24 से 25% तक रह गया है। ट्रेंड क्लियर होना चाहिए ना। तो क्या समझ में आया? कार्यशील आयु समूह का प्रतिशत बढ़ रहा है और जो 0 से 14 वर्ष के बीच के लोग हैं उनका प्रतिशत धीरे धीरे गिर रहा है। अच्छा, जो वृद्ध लोग हैं, यानी अगर हम बात करें 59 से अबाव वाले जो लोग हैं, इनके संदर्भ में हमें क्या देखने को मिल रहा है? इनका प्रतिशत गिर रहा है या बढ़ रहा है? इनका प्रतिशत बढ़ रहा है। 1991 में जहां 7 से लेकर 7.5% के बीच कहीं इनका प्रतिशत था, अब बढ़कर 10% से भी अधिक हो गया है। यानी ये जो वृद्ध जनसंख्या है इसका प्रतिशत बढ़ रहा है और 10% से अधिक हो गया है ना। तो ये मैंने क्यों बताया? कई स्थान पर हम क्या लिखेंगे या कई बच्चे क्या लिख देते हैं कि जब कार्यशील आयु समूह का प्रतिशत बढ़े और अन्य का गिरे तो उसे हम क्या कहेंगे? डेमोग्राफिक डिविडेंड की स्थिति। क्या ये कथन सही है? नहीं। इसका सिंपल सा मतलब है कि जब अन्य की अपेक्षा कार्यशील आयु समूह का प्रतिशत बड़ा हो, जरूरी नहीं कि दूसरा गिरे ही। जहां पर ये गिर रहा है 0 से 14 वाला, वहां 59 एंड अबाउ वाला बढ़ रहा है। लेकिन मोटा मोटा तो यही कि इन दोनों की तुलना में किसका प्रतिशत बड़ा है ना। तो जब इस स्थिति में कोई भी इकोनॉमी हो तो उसे हम किस नाम से जानते हैं? डेमोग्राफिक डिविडेंड की स्थिति के नाम से जानते हैं। अब एक आंकड़ा और लिखिए, आर्थिक सर्वेक्षण 2018 और 19। आर्थिक सर्वेक्षण 2018-19 संदर्भित आयु समूह, संदर्भित आयु समूह, और लिखिए 20 to 59। ये जो सर्वे है इसमें स्पेसिफिकली 20 to 59 एज ग्रुप को रेफर किया गया है। बीस से 59। अब यहां क्या कहा है सर्वे ने? सर्वे का कहना है कि भारत में डेमोग्राफिक डिविडेंड पीक पे रहेगा कब? 2041 में, और लगभग इस आयु समूह के बीच में आने वाली आबादी का प्रतिशत 2041 में कितना होगा? तो सर्वे का कहना है 59%। ये सिर्फ आंकड़े मैं इसलिए दिखा रही हूं, चाहे आप सिर्फ ये आंकड़े यूज कर लेना, ये काम हो जाएगा। मैं अलग अलग आंकड़े आपको सिर्फ इसलिए दिखा रही हूं कि देखिए संदर्भित आयु समूह बदलने के साथ प्रतिशत भी बदल गया। यहां पर 20 से लेकर 59 तक को लिया गया है और यहां 15 टू लेकर 59 को लिया गया है। तो देखिए आपने पिछले 4-5 साल छोड़ दिए तो ये प्रतिशत क्या हो गया? कम हो गया। तो इसीलिए आंकड़ों को लेकर ज्यादा परेशान नहीं होना है। संदर्भित आयु समूह देख लेना, आंकड़ा कहां से उठाया गया है ये जरूर मेंशन करना, क्योंकि डेमोग्राफिक डिविडेंड को लेकर आंकड़ों का भंडार है। अलग अलग जगह पर अलग अलग बातें सुनने को मिलेगी, आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि क्या कितना डेमोग्राफिक डिविडेंड है। एक बात जरूर लिख लीजिए, भारत में डेमोग्राफिक डिविडेंड जनसांख्यिकीय लाभांश की समय अवधि 2018 से 2055 मतलब 37 वर्ष। ये है भारत की डेमोग्राफिक डिविडेंड विंडो। आपने टर्म बार बार सुनी होगी, डेमोग्राफिक डिविडेंड विंडो। ये विंडो कुछ और नहीं, भारत इस लाभांश की स्थिति में कब से कब तक रहने वाला है वो अवधि है, जिसे हम किस नाम से जानते हैं? डेमोग्राफिक डिविडेंड विंडो के नाम से जानते हैं। और भारत के लिए अवधि है 2018 से 2055 यानी 37 वर्ष। ये भी अपने आप में एक चिंता का विषय है, क्योंकि आंकड़े जब हम देखते हैं तो पाते हैं कि जब अन्य राष्ट्र, जिसमें अगर हम चाइना की भी बात करें, जब वो जनसांख्यिकीय लाभांश की स्थिति में थे तो उनकी ये विंडो बड़ी थी। भारत के संदर्भ में ये विंडो थोड़ी सी संकुचित हो गई है, यानी हमारे पास कम ही वर्ष है जिनमें हमें जनसांख्यिकीय लाभांश की स्थिति का लाभ लेना पड़ेगा, अन्यथा भारत वो अवसर खो देगा जिस अवसर का लाभ अन्य राष्ट्रों ने उठाया है। अब आपके दिमाग में प्रश्न उठ रहा होगा कि ऐसा क्यों है?
कोई बता सकता है भारत के लिए विंडो छोटा क्यों हो गया, समय कम क्यों हो गया? जी ओके देखिए, सिर्फ जलवायु परिवर्तन नहीं, और चीजें जो समझ में आती है ना कि आयु संरचना कैसे बदल रही है। आप देखोगे कि अब भारत डेमोग्राफिक डिविडेंड की स्थिति में आया है, लेकिन जीवन स्तर और ये सारी सुविधाएं भी अच्छी हो गई है, तो जीवन प्रत्याशा भी बढ़ गई है, तो वृद्ध हो रही आबादी का प्रतिशत भी बढ़ रहा है। तो ये कुछ कैलकुलेशन हर एक राष्ट्र के संदर्भ में कि कब वो डेमोग्राफिक डिविडेंड की स्थिति में है, उस समय में आपकी वृद्ध आबादी का प्रतिशत किस तरह की टेंडेंसी दिखा रहा है, ये कुछ कारक रहते हैं। तो बेसिकली इस कारक ने भारत को भी प्रभावित किया और हमारी डेमोग्राफिक डिविडेंड की जो विंडो है उसका आकार संकुचित हो गया। ठीक है, अभी तक जो हमने पढ़ा उसे मैं एक बार ब्रीफ करती हूँ। हमने ये देखा कि डेमोग्राफिक डिविडेंड तो अनेक कारणों से चर्चा में रहता है, बट अगर हम एक विशेष रिपोर्ट को यहाँ पर दिखाना चाहें तो वो वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट है जो बात करती है दक्षिणी एशिया विकास अद्यतन के या अपडेशन के बारे में। रिपोर्ट बताती है कि दक्षिणी एशिया अच्छा प्रदर्शन कर रहा है, बट कुछ चुनौतियां हैं, और उनमें प्रमुख हमारे लिए क्या है कि रोजगार की समृद्धि दर उतनी नहीं है जितनी होनी चाहिए, है ना, रोजगार अनुपात उतना नहीं है जितना होना चाहिए। अब अगर ये नहीं है तो भारत की जनसांख्यिकी लाभांश के सामने एक बड़ा प्रश्न उठेगा क्यों? मैंने बता दिया, क्योंकि लाभ तब मिलेगा जब हम लोगों को रोजगार दे पाएंगे, उनको रोजगार लायक बना पाएंगे। अगर ये चीजें नहीं है तो वो फिर आपके लिए डेमोग्राफिक डिविडेंड नहीं, क्या है, डिजास्टर है। वो लाभ नहीं बल्कि क्या हो सकता है, आपदा हो सकती है। और इसी क्रम में हमने जनसांख्यिकी लाभांश का अर्थ समझा और साथ ही एसबीआई रिसर्च या आर्थिक सर्वेक्षण के आंकड़ों के माध्यम से ये देखने की कोशिश की कि भारत डेमोग्राफिक डिविडेंड में अभी किस स्थान पर है और भारत की विंडो कितनी है। एक और तथ्य भी आप लिख सकते हैं, मीडियन एज कहा जाता है, मध्यम आय कितनी है। मतलब अगर आपकी टोटल पॉपुलेशन की आय को लोग कितने हैं उनसे डिवाइड कर दो तो जो एवरेज निकलेगा वो क्या है, आपकी मीडियन या मध्यम आय। तो भारत के संदर्भ में कहा जा रहा है कि भारत में मध्यम आयु कितनी है, अभी 28 वर्ष के आसपास, है ना। बड़े छोटे सबको जोड़ दो, जितने हैं उससे डिवाइड कर दो, क्या निकल जाएगी, आपकी मीडियन एज। और यही उम्र आप जरा देखिए चाइना के मामले में लगभग 40 वर्ष के आसपास है। यूरोपियन राष्ट्र, उसमें भी अगर मैं पश्चिमी यूरोपीय राष्ट्रों की बात करूं तो उसमें ये मध्यम आयु कितनी है, 45 वर्ष है। और अगर जापान की बात की जाए तो वहां पर 49। इसीलिए तो कहा जाता है कि पश्चिमी यूरोप, जापान जैसे राष्ट्रों की आबादी धीरे धीरे क्या होती जा रही है, वृद्ध होती जा रही है ना। इसे भी हम आगे लिंक करेंगे कि वहां की पॉपुलेशन अगर वृद्ध हो रही है तो भारत के लिए क्या अवसर बनते हैं। तो 3-4 सेट ऑफ डेटा क्लियर हुए। आप मध्यम आयु क्या है वो दिखा सकते हैं, डेमोग्राफिक डिविडेंड विंडो भारत के पास क्या है, आप एसबीआई रिसर्च या फिर आर्थिक सर्वेक्षण के आंकड़ों के माध्यम से ये दिखा सकते हैं कि कब कितनी पीक पॉपुलेशन होगी या उससे जुड़े हुए और भी आंकड़े। अब हम आते हैं मेन बात पर कि ठीक है, हमने देख लिया कि हम डेमोग्राफिक डिविडेंड की स्थिति में हैं और देखो हमारे पास 2018 से लेकर 55 यहाँ तक की अवधि, अब तो 18 भी नहीं रहा, जा चुका है। हम कौन से में है, 24 भी जा रहा है ना। तो लगभग 6-7 साल तो हम खो चुके हैं। तो 37 में 7 तो लगभग हटा दो, हमारे पास 30 से 31 साल ही बचे हैं जिसमें हमें जनसांख्यिकी लाभांश का लाभ लेना है। वरना जो लाभ बाकी राष्ट्रों ने उठाए, अर्थव्यवस्था में जो हमें सकारात्मक बदलाव देखने को मिले, जो जीवन स्तर सुधरा, वो लाभ भारत कभी ले ही नहीं पाएगा। और अगर भारत ये लाभ नहीं ले पाया तो भारत के लिए ये भी मुश्किल हो जाएगा कि भारत 2047 तक अपने आप को एक विकसित राष्ट्र में बदल पाए। ठीक है, तो ऐसे में 3E जरूरी हो जाते। और 3E क्या है, पहला क्या है, शिक्षा, दूसरा क्या है, रोजगार, और तीसरा क्या है, रोजगारशीलता। अब शिक्षा के संदर्भ में सबसे पहले तो हम चुनौतियां ही देख लेते हैं। क्या क्या चुनौतियां हैं हमारे यहां, शिक्षा के स्तर में क्या क्या चुनौतियां देखने को मिलती, क्या शिक्षा की गुणवत्ता है। यहां शिक्षा एवं कौशल दोनों की ही हम बात कर सकते हैं। क्या शिक्षा और कौशल के संदर्भ में हमारे यहां गुणवत्ता है। आपने कई बार सुना होगा
कि हमारे यहां औपचारिक रूप से प्रशिक्षित कार्यबल काफी कम है। सुना है आपने? पाठन या पढ़ाने के जो तरीके हैं हमारे यहाँ वो भी इतने प्रभावी नहीं है, और साथ ही शिक्षा या कौशल के मामले में आपको जाति के आधार पर, वर्ग के आधार पर भी अंतर देखने को मिल जाएंगे। ये वर्ग क्या हो सकते हैं? लैंगिक आधार पर भी वर्ग हो सकते हैं, आर्थिक स्थिति के आधार पर भी वर्ग हो सकते हैं। ये सारी समस्याएं हैं। तो जब तक आपके यहाँ शिक्षा और कौशल के संदर्भ में ये सारी चुनौतियां हैं, क्या आप डीडी यानी डेमोग्राफिक डिविडेंड का लाभ ले सकते हैं? नहीं ले सकते हैं। अब इन चुनौतियों के संदर्भ में कुछ आंकड़े भी आपके पास होने चाहिए, तभी आपका उत्तर प्रभावी होगा। जी जी बिल्कुल। देखिए, विवेकानंद जी जैसे लोगों ने कहा, आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन सिर्फ एक सुझाव है कि अगर हम आज की बात करें, आपके विचार बिल्कुल सही है, तो अगर आज ही के आंकड़े आप बताएंगे, क्योंकि विवेकानंद जी के समय में स्थिति अलग थी, तब हम डेमोग्राफिक डिविडेंड की स्थिति में भी नहीं थे। तो आज के समय में अगर आज के आंकड़े या आज की जो प्रवृत्तियां हैं उनको बताएंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। आपने ASER रिपोर्ट सुना होगा, एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट 2023 का टाइटल क्या था? बियॉन्ड बेसिक्स। बियॉन्ड बेसिक्स में हमने किस पर फोकस किया? 14 से 18 आयु वर्ग के बच्चों पर। कोई भी एक दो फाइंडिंग आपको पता होनी चाहिए। रिपोर्ट क्या कहती है कि 14 से 18 साल के जो बच्चे थे उनमें, ठीक है, एनरोलमेंट रेट 86-87% तक था, लेकिन जब हम शिक्षा की गुणवत्ता की बात करते हैं तो इसमें से 25% तो कक्षा 2 के टेक्स्ट को भी प्रभावी ढंग से नहीं पढ़ पाते। आधे 3 डिजिट की प्रॉब्लम जो है उसको भी सही से सॉल्व नहीं कर पा रहे। आप औपचारिक शिक्षा की स्थिति या औपचारिक प्रशिक्षण की स्थिति को लेकर भी आंकड़े बता सकते हो। उसको लेकर 2 चीजें हैं। एक नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल है, 2015 में वहां से कुछ आंकड़े सामने आते हैं और उसमें कहा कि भारत में मात्र 2.7% श्रम बल ही औपचारिक रूप से प्रशिक्षित है। औपचारिक रूप से प्रशिक्षित का अर्थ क्या होता है? आपने किसी मान्यता प्राप्त स्थान से प्रशिक्षण लिया हो, पूरा जो फ्रेमवर्क है प्रशिक्षण का वो फॉलो करते हो, पाठ्यक्रम जो आपका सारा सिस्टम है वो सब नियोजित। तो अगर ऐसी जगह से आपने प्रशिक्षण लिया है तो मतलब फॉर्मल है। तो आप देखिए मात्र 2.7% ही। अच्छा, पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे कहता है कि 22-23 तक ये बढ़ गया है, लेकिन बढ़कर कितना हो गया है? 2.7 से कितना? 3.7। अब जरा आप देखना, औपचारिक रूप से प्रशिक्षित कार्यबल का प्रतिशत जापान में 80% है और दक्षिणी कोरिया में ये प्रतिशत 90 से भी अधिक, और एग्जैक्टली कहा जाए तो 96% है। भारत में 4% से कम की स्थिति पर मोटा मोटा हम है, या 4% के आसपास। तो समझ में आ रहा है स्थिति क्या है। ये भी अनुमान है कि 2047 तक लगभग 1.1 बिलियन लोग कौन से एज ग्रुप में होंगे? डेमोग्राफिक डिविडेंड। और वो एज ग्रुप क्या है? 15 से 64। तो इन लोगों को हमें रोजगार देना पड़ेगा, और रोजगार के लायक ये बने इससे पहले हमें शिक्षा और कौशल पर काम करना पड़ेगा। और अभी हमारे शिक्षा और कौशल की स्थिति आप देख सकते हो। आप लिंक कीजिए कि आने वाला समय किसका है और आज भी समय किसका है? ज्ञान का है। आज हम ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था की बात करते हैं, आज हम इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन 4.0 की बात करते हैं, आज हम ऑटोमेशन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स की बात करते हैं। और ऐसे समय में जब अर्थव्यवस्थाएं तेजी से बदल रही हैं, तकनीक प्रौद्योगिकी तेजी से बदल रही है, अगर हम अपने यहाँ युवा आबादी या कार्यशील आबादी को शिक्षा तक नहीं सही से दे पा रहे हैं, कौशल तक नहीं सही से दे पा रहे हैं, तो भारत डेमोग्राफिक डिविडेंड का लाभ उठाएगा कैसे? तो पहली बड़ी बाधा शिक्षा या कौशल के स्तर पर देखने को मिलती है। अच्छा, दूसरी बड़ी बाधा किसके संदर्भ में देखने को मिलती है? रोजगार। क्या हम रोजगार सृजित कर पा रहे हैं? भारतीय समृद्धि को क्या कहा जाता है? रोजगार विहीन
समृद्धि। और इसका अनुमान लगाने के लिए अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्र जिसमें प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीय क्षेत्रक आते हैं, उनका आप जीडीपी में योगदान और रोजगार में योगदान के जो आंकड़े हैं उनकी तुलना कर लीजिए। सर्विस सेक्टर जीडीपी में 54, एग्रीकल्चर जीडीपी में 15 से 18% के आसपास, मैन्युफैक्चरिंग अभी मैंने बताया था 16% के आसपास। अच्छा, आज भी लगभग 45% लोग कहां लगे हुए हैं? कृषि में। तो इससे समझ में आ रहा है कि हर एक राष्ट्र जब प्रगति करता है तो कृषि में जो अधिशेष श्रम होता है वो श्रम उठकर कहां जाता है? उद्योगों की तरफ। भारत में ये अवसर सीमित हो गए। क्यों अवसर सीमित हो गए? क्योंकि भारत की जब आप विकास क्रम को पढ़ते हैं तो आप पढ़ते हैं, एक है प्राथमिक क्षेत्रक, दूसरा है द्वितीयक और तृतीयक। भारत ने क्या किया? हम सीधा प्राथमिक से टर्शरी या तृतीयक क्षेत्रक की तरफ चले गए। उद्योग धंधे, मैन्युफैक्चरिंग, निर्माण इत्यादि पर हम काम ज्यादा कर ही नहीं पाए। अब यहां से जो अधिशेष श्रम था, देखिए जीडीपी में तृतीयक क्षेत्रक अच्छा योगदान दे सकता है लेकिन रोजगार क्षमता नहीं है उतनी। तो रोजगार देने का काम कौन करता? ये क्षेत्रक। तो फार्म से लोग निकलकर नॉन फार्म एक्टिविटीज में लगते, ये स्कोप हमारे यहां बना ही नहीं। तो इसके चलते भी आप देखोगे कि हमारे यहाँ रोजगार में उतनी ग्रोथ नहीं हो पाती। जीडीपी तेजी से बढ़ती है, आप देखोगे 2000 के दशक में तो बहुत तेजी से जीडीपी बढ़ती है ना, लेकिन रोजगार विहीन ग्रोथ होती है। क्यों होती है? क्योंकि जीडीपी जो प्रमुखता बढ़ती है वो सेवा क्षेत्रक के बलबूते पर बढ़ती है। सेवा क्षेत्रक से जीडीपी का आकार तो बढ़ जाता है लेकिन रोजगार सृजित नहीं होते। तो यही रोजगार विहीन समृद्धि की प्रमुख कहानी है। कहानी यही नहीं रुकती, बहुत सारी और चीजें भी हो जाती। कोविड-19 है ना, संरक्षणवादी नीति राष्ट्र अपना लेते हैं। अब क्या हो गया? राष्ट्र अपने दरवाजे दूसरे के उत्पाद के लिए बंद कर रहे हैं। तो आपके यहाँ रोजगार लोगों को मिलेगा जब लोग उत्पाद बनाएंगे, उत्पाद बाहर जाएंगे, मांग बढ़ेगी, उत्पादन और बढ़ेगा और लोगों को रोजगार मिलेगा। लेकिन अब निर्यात के मार्ग में अनेक बाधाएं हैं, संरक्षणवादी नीतियां आ गई हैं। तो ऐसे बहुत सारे कारक रहे जिसके चलते मोटा मोटा हमारे यहाँ रोजगार में जो वृद्धि होनी चाहिए थी वो भी हमें नहीं देखने को मिलती। और तीसरा और प्रमुख क्या है? रोजगारशीलता। कि चलिए ठीक है, शिक्षा कौशल के स्तर पर स्थिति खराब है, हम रोजगार भी नहीं पैदा कर पा रहे, लेकिन एक अजीब प्रॉब्लम देखने को मिलती है। वो अजीब जो समस्या है वो क्या है कि एक तरफ तो हमारे यहाँ लोगों के पास रोजगार नहीं है, दूसरा उद्योगों को जैसे रोजगार, जैसे कौशल वाले लोग चाहिए उनको वैसे लोग नहीं मिल रहे। आप देखिए जरा, एक तरफ बेरोजगार है, दूसरी तरफ उद्योगों को लोग नहीं मिल रहे, मतलब कहीं ना कहीं तो मिसमैच है। और वो मिसमैच क्या है? एम्प्लॉयबिलिटी का, रोजगारशीलता का, कि जो लोग बेरोजगार हैं उनके पास वो स्किल या कौशल नहीं है कि वो उद्योगों में या उद्योगों की जैसी आवश्यकताएं हैं उसको पूरा कर पाए। अनुमान कहता है कि हमारे यहाँ जो ग्रेजुएट है लगभग उसके आधे, इंडिया स्किल रिपोर्ट 2021 है जो कहते हैं जो ग्रेजुएट्स हैं उनके आधे लोगों में रोजगारशीलता है ही नहीं, वो रोजगार के लायक है ही नहीं। ऐसी बहुत सारी और भी रिपोर्ट हैं जो बताती हैं कि कंस्ट्रक्शन जो इंडस्ट्री है उसमें 85% तक कुशल लोगों की कमी है ना। इसके अलावा आप देखोगे कि टेक्नोलॉजी से जुड़ी हुई जो फर्म्स हैं उनमें भी कुशल लोगों की कमी देखने को मिल रही है। मतलब कहीं ना कहीं जो लोग शिक्षित या जिनको प्रशिक्षण भी थोड़ा बहुत मिला है उनमें रोजगारशीलता नहीं देखने को मिल रही, उनमें वो टैलेंट, वो स्किल नहीं है जो होना चाहिए। तो ये तीनों प्रॉब्लम मिल रही हैं, इन्हें हम क्या कहते हैं? ट्रिपल ई, शिक्षा, रोजगार और रोजगारशीलता। तो जब तक हम इन सारी बाधाओं को ओवरकम नहीं करेंगे, इन पर काम नहीं करेंगे, तब तक क्या हम डेमोग्राफिक डिविडेंड का लाभ उठा सकते हैं? नहीं उठा सकते। सरकार ने बहुत सारी कोशिशें भी की हैं। कोशिशें क्या की हैं? स्किल इंडिया मिशन हम लेकर आए, इसके अलावा प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना लेकर आए, विश्वकर्मा योजना, बिल्कुल नई शिक्षा नीति हम लेकर आए, अलग अलग तरीकों से महिलाओं की श्रम बल भागीदारी दर भी हम बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, है ना। तो ऐसी स्कीम्स तो बहुत सिंपल है, ऐसी बहुत सारी कोशिशें हम कर रहे हैं और भी बहुत सारे कदम उठाए जाने की आवश्यकता है। आवश्यकता क्या है? अब आवश्यकता में जो चीज़ बचे कि हम किस किस पर काम कर सकते हैं।
शिक्षा पर, तो शिक्षा में क्या सुधार होना चाहिए, है ना, कौशल के स्तर पर क्या सुधार होना चाहिए, और उद्यमशीलता के स्तर पर क्या सुधार होना चाहिए, और साथ ही अर्थव्यवस्था के कुछ वर्गों की अवहेलना हुई, जैसे महिलाओं की। लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट महिलाओं के संदर्भ में हमारे यहाँ अभी तो चलो फिर भी ठीक हो गई है, लेकिन वैश्विक जो हम स्थिति देखिए बहुत सारे राष्ट्रों में जहां ये 70% के आसपास, उससे अभी भी पीछे बनी हुई है। तो जो सारे फ्रंट हमारे लिए कंसर्न है, अगर उसको लेकर ही हम प्रभावी सुझाव दें, है ना, प्रभावी सुझाव में क्या हो सकता है, रोजगार पैदा करने के लिए हम किस पर बात कर सकते हैं कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पर हमें काम करना पड़ेगा। पीएलआई जैसी स्कीम्स के माध्यम से, जैसे हम प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम कहते हैं, उनके माध्यम से हम काम कर रहे हैं और किए जाने की आवश्यकता है। रोजगारशील बढ़ाना है, रोजगारशीलता तो स्किल प्रशिक्षण पर काम करना पड़ेगा, वोकेशनल एजुकेशन और ट्रेनिंग, व्यवसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण पर काम करना पड़ेगा। भारत में एक गंभीर कमी रही है कि हम वीईटी, वोकेशनल एजुकेशन और ट्रेनिंग पर कभी ध्यान दे ही नहीं पाए। जो हमारे एकेडमिक्स में शिक्षा चल रही है वही शिक्षा है, वो व्यक्ति में रोजगारशीलता सृजित नहीं कर पा रही है। हमारे यहाँ रीस्किलिंग और अपस्किलिंग का कल्चर नहीं है। रीस्किल आपको पुनः कौशल देना, जो कौशल है उसे अपडेट करना। तो यही सारे फ्रंट है जिन पर आप इजीली बात कर सकते हो और बता सकते हो कि कहाँ कहाँ हमें काम करने की आवश्यकता है। तो लास्ट वाला पार्ट थोड़ा संक्षिप्त में इसलिए बताया गया क्योंकि स्कीम और हम क्या कर सकते हैं इस बारे में ऑलरेडी आप लोगों को काफ़ी सारी जानकारी है। जो प्रॉब्लम है उन्हीं का सॉल्यूशन हमें देना है। तो अगर इस टॉपिक को मैं समराइज करूं तो हमने एक रिपोर्ट से शुरुआत की, क्योंकि आज के समय में उस रिपोर्ट के माध्यम से ही डेमोग्राफिक डिविडेंड को लेकर काफ़ी सारी चिंताएं सामने आई कि रोजगार उतनी तेज़ी से नहीं बढ़ रहे, रोजगार रेशो हमारे यहाँ उतना अच्छा नहीं है। हमने देखा डेमोग्राफिक डिविडेंड है क्या, जुड़े हुए आंकड़े क्या है, और साथ ही 3E चैलेंज क्या है, यानी शिक्षा से जुड़े हुए चैलेंज क्या है, रोजगार से जुड़े हुए चैलेंज क्या है और क्यों है, और रोजगारशीलता से जुड़ी हुई चुनौतियां क्या है, सरकार कोशिश कर रही है और क्या किया जाना अपेक्षित है। अब जरा प्रश्न लिखिए। भारत हेतु जनसांख्यिकी लाभांश का लाभ लेने हेतु 3E अर्थात शिक्षा, रोजगार, 3E अर्थात शिक्षा, रोजगार एवं रोजगारशीलता से जुड़ी हुई चुनौतियों का निवारण। 3E अर्थात शिक्षा, रोजगार एवं रोजगारशीलता से जुड़ी हुई चुनौतियों का निवारण अनिवार्य है। चर्चा कीजिए। तो सिंपली प्रश्न समझ में आया कि अगर डेमोग्राफिक डिविडेंड का लाभ लेना है तो 3E चुनौतियों का समाधान करना पड़ेगा। अब ये तो टॉपिक मैंने चूंकि पूरा 3E पढ़ाया तो 3E दे दिया, बट जरूरी है कि प्रश्न ऐसे ही बने नहीं। सिर्फ ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि भारत लंबे समय से रोजगार विहीन समृद्धि का सामना करता रहा है ना, तो ऐसे में डेमोग्राफिक डिविडेंड, जनसांख्यिकी लाभांश की स्थिति का लाभ उठाना किस प्रकार से भारत हेतु चुनौतीपूर्ण हो सकता है। किसी भी एक, शिक्षा से, कौशल से भी जोड़कर पूछा जा सकता है, रोजगार से भी जोड़कर पूछा जाता है, रोजगारशीलता से जोड़कर भी पूछा जाता है। और कोई अन्य भी प्रश्न अगर जनसांख्यिकी लाभांश के संदर्भ में बने तो आपकी समझ इतनी तो बनी कि आपको ये पता है जनसांख्यिकी लाभांश के संदर्भ में हमारी स्थिति क्या है। आपको एक रिपोर्ट का नाम पता चला जिसे आप कोट कर सकते हो, आपको आंकड़े पता चले जिनका आप इस्तेमाल कर सकते हो, है ना। और आप जब करंट अफेयर इत्यादि पढ़ोगे तो आप देखोगे टाइम टाइम पर कुछ रिपोर्ट्स आती रहती है। कुछ समय पहले समसामयिक करंट अफेयर में एक रिपोर्ट आई जो कहती है कि वैश्विक स्तर पर कार्यशील आयु का प्रतिशत घट रहा है और मुख्यतः यूरोपियन पश्चिमी राष्ट्रों में, तो भारत के लिए एक अवसर है। भारत के लोग वहां जा सकते हैं, उच्च आय वाले रोजगारों से जुड़ सकते हैं, लोगों का जीवन स्तर
बढ़ सकता है, भारत में रेमिटेंस आ सकता है। तो जैसा प्रश्न है, जैसी संभावना है, उसी के अनुरूप आप विषय सामग्री शामिल कर देंगे। ठीक है, इसी के साथ इस टॉपिक पर डिस्कशन को हम समाप्त करते हैं और मिलेंगे जब भी आगे कोई क्लास प्लान होगी। तब तक के लिए सभी को ऑल दी बेस्ट, अच्छे से पढ़िए।